दोस्तों अनुकंपा नौकरी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब इस तरीके से दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट उन सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए जो कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 16 मार्च 2021 को SBI हेडक्वार्टर ने यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं अनुकंपा नौकरी के संबंध में। तो पहले की जो गाइडलाइंस थी उन्हें यहाँ पर बदल दिया गया है और अब जिस तारीख से ये आदेश जारी हुआ है यानी कि 16 मार्च 2021 से ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी रहेंगी और ये जो नए नियम है इन्हें ही लागू किया जाएगा अनुकंपा नौकरी दिए जाने के संबंध में। तो उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवाइज्ड स्कीम फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट। और ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये अब लागू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस गाइडलाइंस की उनके बारे में आपको बता देते हैं और इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि जल्दी नौकरी पाने के लिए आपको क्या काम करना है, कहाँ आपको एप्लीकेशन देना है, कितने दिन में आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी कौन आपको देगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि इस योजना का लाभ उन सभी स्थायी बैंक कर्मियों के परिवार वालों को मिलेगा जिनकी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है या फिर सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए आत्महत्या कर लेता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पर आता है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि नौकरी में है वो 55 साल की उम्र होने से पहले ही मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट ले लेता है यानी कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो जाता है तो उसके जो एलिजिबल यानी कि योग्य फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट होने के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा उस सरकारी कर्मचारी को नौकरी करने के लिए अनफिट घोषित किया जाना चाहिए, तभी जाकर उस सरकारी कर्मचारी को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट दिया जाएगा और उसकी फैमिली मेम्बर्स को नौकरी पाने के लिए हकदार माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो आदेश है ये 16 मार्च 2021 से लागू रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 24 मार्च 2020 यानी कि जब से कोविड-19 देश में फैला है यानी कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उसके बाद में यदि किसी से बैंक कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर नौकरी पाने के लिए हकदार माना जाएगा। यानी कि यदि किसी बैंक कर्मी की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 की वजह से तो उसके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये डाल दी है कि कोविड-19 की वजह से मृत सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स यदि नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें जो यहाँ पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट का भुगतान बैंक के द्वारा किया गया है यानी कि जो पैसा उन्हें यहाँ पर मिल चुका है उस पैसे को वापस करना होगा। वापस करने के बाद में ही फैमिली मेम्बर्स को नौकरी के लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, सुसाइड यदि उसने कर लिया है या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो चुका है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर नौकरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आपको यदि जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस बैंक में यानी कि उस बैंक की ब्रांच में अप्लाई करना है जहाँ पर लास्ट में उस बैंक कर्मी ने अपनी ड्यूटी की थी यानी कि जहाँ पर वो लास्ट में पोस्टेड थे उस बैंक में आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं जिनका कि ध्यान आपको रखना है कि किसको नौकरी मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है जिसमें आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बैंक के द्वारा जारी किया गया तो उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये जो स्कीम है ये फ़िलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मी हैं बैंक कर्मी हैं उनके लिए लागू रहेगी। उसके बाद में इस बैंक स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योग्य फैमिली मेम्बर को नौकरी यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर कि कौन कौन इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा जो पहले आपको बता दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी यदि नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या यदि वो कर लेता है या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर अनुकंपा नौकरी के लिए कंसिडर किया जाता है। और जो कोविड-19 के दौरान भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है
उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इसे अनुकंपा नौकरी के लिए कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स में किन किन को कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसका जो आश्रित है यानी कि पति या फिर पत्नी है उसका सबसे पहले नंबर आता है। उसके बाद में सरकारी कर्मचारी पर डिपेंडेंट उसके जो सन है यानी कि जो बेटा है उसका दूसरा नंबर आता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी को अडॉप्ट किया हुआ है तो उसका नंबर भी पहले आता है। उसके बाद में तीसरा नंबर यहाँ पर आता है कि जो सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरीके से आश्रित जो बेटी है, डिपेंडेंट डॉटर है, और चाहे गोद ली हुई बेटी है, उसका नंबर भी यहाँ पर आता है। और उसके बाद में चौथा नंबर यहाँ पर आता है कि सरकारी कर्मचारी पर डिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर यदि सरकारी कर्मचारी अविवाहित है यानी कि अनमैरिड यदि सरकारी कर्मचारी है तो उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उन्हें भी अनुकंपा नौकरी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी आती हैं जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी। स्पाउस आता है, बेटा और बेटी, और अनमैरिड सरकारी कर्मचारी के केस में उसके जो भाई और बहन हैं उन्हें भी नौकरी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद में 5वीं बात यहाँ पर आती है कि नौकरी देने के लिए जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर कौन है, कौन यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी दे सकता है। तो यहाँ पर ऐसे कर्मचारी जो कि सर्किल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको नौकरी देने का जो अधिकार है वो यहाँ पर आता है। जो सर्किल सीजीएम है वो नौकरी दे सकता है। और उसके बाद में ऐसे कर्मचारी जो कि कॉरपोरेट सेंटर या फिर उसके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर काम कर रहा था तो उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर जो HR CGM है वो यहाँ पर नौकरी दे सकता है। तो ये 2 अथॉरिटी हैं अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने वाले की बात में। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि किस पोस्ट पर सरकारी कर्मचारी के आश्रित को नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नौकरी यहाँ पर दी जाएगी, जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर की जाएगी वो की जाएगी क्लरिकल और सब स्टाफ कैडर में, यानी कि ग्रुप C और ग्रुप D के जो कैडर हैं उनमें ही नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। इससे ऊंची पोस्ट पर नौकरी अनुकंपा के आधार पर नहीं दी जा सकती, यानी कि आपको क्लर्क बनाया जा सकता है या फिर असिस्टेंट या फिर ग्रुप D की पोस्ट, कोई भी जो पोस्ट है आपकी योग्यता के आधार पर वो यहाँ पर आपको दी जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी का आश्रित जो कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी उस पोस्ट के लिए सूटेबल होने चाहिए जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि एज की। तो जो मिनिमम एज यहाँ पर क्लरिकल कैडर के लिए वो यहाँ पर रहेगी 20 साल की, यानी 20 साल से पहले आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में जो सब स्टाफ कैडर यानी ग्रुप D का जो कैडर है उसके लिए यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है 18 साल। और जो अपर एज लिमिट है वो उसमें यहाँ पर छूट देती रहेगी। और जो पोस्ट के लिए नॉर्मल जो रूल्स हैं उनके हिसाब से जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसके हिसाब से नौकरी दी जाएगी। लेकिन SC ST OBC और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, विडो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें यहाँ पर जो मौजूदा नियम है उनके हिसाब से छूट यहाँ पर दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि जो अथॉरिटी यदि यहाँ पर चाहे तो जो अपर एज लिमिट है उसमें मैक्सिमम 5 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा सकती है। यदि किसी फैमिली मेम्बर को नौकरी यहाँ पर चाहिए और उसकी एज यहाँ पर हो चुकी है तो जो अपर एज लिमिट है उसमें संबंधित अथॉरिटी 5 साल की छूट यहाँ पर दे सकती है। लेकिन जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है, उसमें किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पर नहीं दी जा सकती। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो क्लरिकल कैडर में यदि किसी को नौकरी लेनी है और नौकरी उसे देनी है तो उसके पास में कम से कम एक डिग्री होना चाहिए, यानी कि उसे स्नातक स्तर की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए, तभी जाकर उसे क्लरिकल कैडर में नौकरी मिल पाएगी। और उसके बाद में जो सबऑर्डिनेट कैडर्स हैं उनमें कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपको नौकरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की विधवा यदि है और उसने 8वीं पास नहीं किया तब भी उसे नौकरी के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन उनके जो बेटे और बेटियां हैं उनको यदि नौकरी लेनी है तो उन्हें 8वीं पास होना ज़रूरी है सब ऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। और क्लरिकल कैडर के लिए उन्हें यहाँ पर पास होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल, तभी जाकर उन्हें यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। उसके बाद में आती है यहाँ पर अगली कंडीशन कि जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितना उनके पास में पैसा है, कितना उनके पास में प्रॉपर्टी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेन कंडीशन है कि फैमिली की जो इनकम यहाँ पर है, मंथली जो इनकम है
वो उस सरकारी कर्मचारी की लास्ट सैलरी जो ड्रॉन की है उसका 75% से कम होना चाहिए, तभी जाकर उस सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को नौकरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। यदि उनके पास में ज़्यादा मंथली इनकम है, यानी कि सरकारी कर्मचारी की जो लास्ट सैलरी है उससे 75% से ज़्यादा यदि मंथली इनकम है फैमिली की, तो हो सकता है कि नौकरी के लिए कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाए। लेकिन इसके लिए काफ़ी कुछ फार्मूला यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से मंथली इनकम को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, टर्मिनल बेनिफिट्स कितने हैं उन सबको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, ग्रेच्युटी कितनी मिली है उसे यहाँ पर लिया जाएगा, फी लीव इन्वेस्टमेंट कितना मिला है उसे यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ यहाँ पर कितनी है, यानी कि कितना लोन वगैरह सरकारी कर्मचारी ने लिया हुआ है, कुछ अलग यदि कुछ ड्यूज हैं तो वो कितनी, उन सबको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद में उस सरकारी कर्मचारी की जो ग्रॉस कॉर्पस है, यानी कि टोटल उसको कितने पैसा टर्मिनल बेनिफिट्स मिले हैं, उसके बाद में माइनस किया जाएगा लायबिलिटीज़ को, और फिर यहाँ पर उसका आ जाएगा टोटल ग्रॉस कॉर्पस, और फिर उस सरकारी कर्मचारी के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसे भी यहाँ पर लिया जाएगा। और उसके बाद में जो नेट कॉर्पस यहाँ पर उसका अवेलेबल है उसे कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद में फिर अराइव किया जाएगा उसकी मंथली इनकम को। और मंथली इनकम जो है, यानी कि सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स कितना हर महीने कमा रहे हैं, 75% जो लास्ट सैलरी है सरकारी कर्मचारी की उससे ज़्यादा यदि वो कमा रहे हैं तो उनका नंबर यहाँ पर नौकरी में पीछे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशनें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है उसके पास में काफ़ी सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको नौकरी यहाँ पर दे दी जाएगी नॉर्मली। और उसके बाद में कुछ अलग कंडीशन यहाँ पर है कि सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बाकी नॉर्मल यहाँ पर कंडीशन है। और फिर कुछ छूटें यहाँ पर दे दी गई है कि अनुकंपा के आधार पर जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उससे यहाँ पर छूट दी जाती है, डायरेक्ट भर्ती कर ली जाती है। किसी प्रकार की जो एजेंसीज हैं जैसे कि IBPS वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड है बैंकों के, उनसे जो रूल रेगुलेशन वगैरह उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। सरकारी कर्मचारी के योग्य फैमिली मेम्बर को यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को कितने दिन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को यदि अनुकंपा के आधार पर नौकरी चाहिए तो उन्हें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 6 महीने के अंदर ही अप्लाई कर लेना है। और यदि सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड्स पर भी रिटायरमेंट लेता है तब भी उन्हें यानी फैमिली मेम्बर्स को 6 महीने के अंदर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि अनुकंपा नौकरी देने का मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी की फैमिली मेम्बर्स को तुरंत प्रभाव से आर्थिक मदद पहुंचाना। इसलिए यदि आप जितनी जल्दी अप्लाई यहाँ पर करते हैं उतने जल्दी और उतनी ज़्यादा चांस यहाँ पर आपके बनते हैं अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। और कुछ मामलों में यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, बेटे हैं फिर बेटियाँ हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो कुछ टाइम यहाँ पर लग जाता है। लेकिन उसके ऐसे मामलों में यहाँ पर यह होता है कि जब फैमिली मेम्बर्स 5 साल तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर उन्हें नौकरी की ज़रूरत यहाँ पर कहाँ होती है। इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मैक्सिमम यहाँ पर टाइम लिमिट है वो यहाँ पर हो सकती है कि 5 साल से के बाद में यदि कोई एप्लीकेशन यहाँ पर मिलता है अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए तो उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ये साफ देख सकते हैं कि इन दिस कनेक्शन 5 years shall be the outside limit in all cases and no proposal for compensate appointment of a dependent will be considered after 5 years from the date of death of employee और रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि 5 साल के बाद में यदि कोई एप्लीकेशन मिलता है तो उसे अब यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि ऐसे फैमिली मेम्बर्स को अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। और उसके बाद में कुछ जनरल प्रोसीजर यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में आपको यदि फैमिली में पहले से ही एक अर्निंग मेंबर है तब भी नौकरी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि फैमिली में पहले से भी एक अर्निंग मेंबर है तब भी फैमिली मेम्बर्स को नौकरी दी जा सकती है, बशर्ते वो बाकी की जो कंडीशन है वो पूरी करते हैं, उनके पास में कितनी असेट्स है, कितने डिपेंडेंट्स हैं, उन सबको देखने के बाद में फैमिली मेम्बर्स यानी एक अर्निंग फैमिली मेम्बर्स होने के बाद में भी बाकी फैमिली मेम्बर्स यानी कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को नौकरी दी जा सकती है। फिर यहाँ पर आता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी मिसिंग हो जाता है तो क्या उसके फैमिली मेम्बर्स को भी नौकरी मिल सकती है।
तो यदि एक सरकारी कर्मचारी को मिसिंग हुए यानी कि मिस हुए 2 साल से अधिक का टाइम हो चुका है तो उसके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर अनुकंपा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको सबसे पहले एक FIR फाइल करनी है। FIR फाइल होने के बाद में ये एक रिपोर्ट लेनी है कि सरकारी कर्मचारी को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो अभी तक नहीं मिला है। और उसके बाद में जो अथॉरिटी है यदि उसे लगता है कि केस यहाँ पर ये सही केस है, पक्का केस है, तो मिसिंग सरकारी कर्मचारी के मामले में भी योग्य फैमिली मेम्बर्स को नौकरी यहाँ पर दी जा सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोसीजर क्या है नौकरी लेने का आपको, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट यहाँ पर दी गई है उस फॉर्मेट में आपको सारी जानकारी भरनी है। जानकारी भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है उस ब्रांच में जहाँ पर सरकारी कर्मचारी ने लास्ट अपनी ड्यूटी की थी उसमें। और उसके बाद में जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बैंक के द्वारा पूरी की जाएंगी और बैंक का एक जो अधिकारी है वो आपके घर आएगा, आपके घर की सारी जो जांच परख करेगा और जांच परख करने के बाद में एक रिपोर्ट सौंपेगा नेक्स्ट अथॉरिटी को। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद में और आपके जो केस हैं उसकी कितने पॉइंट्स हैं उन सबको देखने के बाद में आपके एप्लीकेशन को नौकरी के लिए कंसिडर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। लेकिन आपको जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपको भरना है। और यहाँ पर अब ये भी कहा गया है कि जो एप्लीकेंट हैं उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद में जो योग्य फैमिली मेम्बर्स हैं और उनको नौकरी दे दी जाएगी। और नौकरी से पहले आपको मेडिकल फिटनेस से भी पर गुजरना होगा। मेडिकल फिटनेस पास करने के बाद में आपको नौकरी यहाँ पर दे दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि एक बार अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने के बाद में ना तो अनुकंपा नौकरी को किसी दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट किया जा सकता है और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से नौकरी यहाँ पर दी जा सकती है। एक बार एक व्यक्ति को नौकरी देने के बाद में अनुकंपा नौकरी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।